नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितीशा बंसल। बिहार के बांकीपुर बाई इलेक्शन के नतीजों के कई सियासी मायने हैं। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर की इस सीट से जीत बिहार की राजनीति में कई पुराने राजनीतिक समीकरणों के बदलने का संकेत भी है। बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाली सीट पर जनसुराज का परचम लहराना इस बात की पुष्टि है कि अब चुनावी मुकाबला सिर्फ एनडीए वर्सेस आरजेडी तक सीमित नहीं रहने वाला है। इस जीत ने सत्ता पक्ष के सामने भी सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह पहला सीधा चुनाव था और नतीजे ने बीजेपी के मजबूत किले में सेंध लग गई। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए भी ये संकेत है कि एनडीए विरोधी राजनीति में अब एक नया दावेदार अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। बिहार की सियासत में दर्ज हो रहे बदलाव और पीके की विधानसभा में एंट्री के क्या है सियासी मायने, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, बिहार में पीके फैक्टर। बिहार की राजनीति में एक चुनाव ने ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बीजेपी का पुराना गढ़ ढहा दिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बीजेपी क्यों हारी। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जीत से तेजस्वी यादव की विपक्ष की राजनीति कमजोर होगी? क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेंगे? और क्या जेनजी आंदोलन ने बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी की एंट्री करा दी है? प्रशांत किशोर की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने बिहार में जनसुराज अभियान की शुरुआत की, जो बाद में एक राजनीतिक दल के तौर पर सामने आया। उन्होंने पूरे बिहार में हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर संगठन खड़ा करने की कोशिश की और शिक्षा, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार और सुशासन जैसे मुद्दों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। एक सीट, कई सियासी झटके। नितिन नवीन के राजनीतिक गढ़ में जनसुराज का परचम, सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर सवाल और तेजस्वी यादव के सामने विपक्षी राजनीति में नई चुनौती। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत ने सिर्फ बीजेपी का मजबूत गढ़ नहीं हिलाया, बल्कि बिहार की राजनीति को भी नया संदेश दे दिया है। एक तरफ जनसुराज को पहली बड़ी चुनावी सफलता मिली, तो दूसरी तरफ नवीन के बाद बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प के उभरने की चर्चा तेज हुई। सवाल ये है कि क्या ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत है या बिहार की सियासत में बदलाव की ये नई शुरुआत है? नॉमिनेशन से लेकर मतदान तक प्रशांत किशोर लगातार एक ही बात दोहराते रहे। उनका कहना था कि ये चुनाव सिर्फ बांकीपुर विधानसभा का चुनाव नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कामकाज पर जनमत संग्रह है। उन्होंने चुनाव को स्थानीय मुद्दों से आगे बढ़ाकर पूरे बिहार के शासन, विकास और सरकार के प्रदर्शन से जोड़ने की कोशिश की। बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। अब जब जनसुराज ने जीत दर्ज की तो पार्टी से अपने नैरेटिव की जीत बता रही है। जनसुराज का दावा है कि जनता ने सिर्फ एक उम्मीदवार को नहीं चुना, बल्कि सरकार के कामकाज पर अपनी राय भी जाहिर की है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत सिर्फ एक विधानसभा सीट जीतने की कहानी नहीं है, ये जनसुराज के लिए राजनीतिक लीगैलिटी का प्रमाण है। जिस पार्टी को अब तक एक एक्सपेरिमेंट माना जा रहा था, उसने पहली बड़ी जीत दर्ज कर ये संकेत दिया है कि बिहार की राजनीति में अब तीसरे विकल्प की जमीन तैयार हो रही है। बांकीपुर के नतीजे ने साफ कर दिया है कि बिहार की सियासत अब 2 ध्रुवों तक सीमित नहीं रहना चाहती। प्रशांत किशोर की यह जीत एक सीट से कहीं बड़ी दिखाई दे रही है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या ये जनसुराज की पहली बड़ी उड़ान है या आने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर।
बांकीपुर में मिली जीत ने प्रशांत किशोर को नई राजनीतिक पहचान दे दी है। ये जीत सिर्फ एक विधानसभा सीट जीतने भर की कहानी नहीं है, ये उस नेता की राजनीतिक वैधता की मुहर है जिसे अब तक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता था। जनसुराज को पहली बड़ी चुनावी सफलता मिली और प्रशांत किशोर ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि अब वो सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि चुनाव जीतने की क्षमता भी रखते हैं। इस जीत की गूंज सिर्फ जनसुराज के दफ्तर तक नहीं बल्कि बीजेपी और आरजेडी के गलियारों तक सुनाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या एक जीत ने कई नेताओं की राजनीति को चुनौती दे दी है? बीजेपी के लिए झटका। महज 9 महीने पहले हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। उसी चुनाव में जनसुराज का खाता तक नहीं खुला और पार्टी का एक भी उम्मीदवार विधानसभा नहीं पहुंच सका। लेकिन 9 महीने बाद तस्वीर बदली हुई दिखाई। बांकीपुर, जिसे बीजेपी का सबसे सुरक्षित किला और प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है, वहीं जनसुराज ने अपना परचम लहरा दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पद संभालने के बाद ये पहला सीधा चुनाव था जिसमें जनता को अपना प्रतिनिधि चुनना था। इसीलिए इस चुनाव को नई सरकार के कामकाज के नेतृत्व की पहली राजनीतिक परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा था। बांकीपुर सीट उस वक्त खाली हुई जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र में आने वाली ये विधानसभा सीट लंबे समय से बीजेपी का अभेद्य किला मानी जाती रही है। लिहाजा ये मुकाबला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राजनीतिक पकड़ दोनों की साख से जुड़ा था। सरकार विशेष तौर पर बांकीपुर जनता के लिए योजनाओं के माध्यम से काम करेगी और कोई न कोई आगे चल में एक महत्वपूर्ण वैसा साथी चुना जाएगा जो आदरणीय नितिन नवीन जी के नहीं रहने के बाद उसके काम को ईमानदारी और निष्ठा के साथ देखे और जनता की सेवा करे। यही वजह थी कि इस चुनाव को सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी की राजनीतिक पकड़ का सबसे बड़ा इम्तिहान माना जा रहा था। यही वजह है कि प्रशांत किशोर इस जीत को सिर्फ एक सीट की जीत नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत के तौर पर पेश कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की बढ़ेगी टेंशन। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जनसुराज का सिर्फ एक विधायक होगा। संख्या के लिहाज से ये बेहद छोटी मौजूदगी है, लेकिन राजनीति में कई बार संख्या से ज्यादा संदेश मायने रखता है। प्रशांत किशोर के लिए ये सिर्फ विधानसभा में प्रवेश नहीं बल्कि एक राजनीतिक पहचान, एक मंच और एक वैचारिक शुरुआत है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत सिर्फ उनकी जीत नहीं बल्कि उनका अनुभव भी है। देश के कई बड़े चुनावों में राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम करने वाले पीके चुनावी रुझानों, सामाजिक समीकरणों और सरकारी योजनाओं पर गहरी पकड़ रखने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा में उनकी राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहेगी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और विकास जैसे मुद्दों पर वे आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। प्रशांत किशोर के पास अब राज्य विधानसभा में सरकार को घेरने का अधिकार होगा तो सदन के बाहर अपनी राजनीति को विस्तार देने का मौका भी है। प्रशांत किशोर सदन के भीतर लगातार तथ्यों और डेटा के साथ सरकार को चुनौती देते हैं तो इससे विधानसभा की बहस का स्तर और विपक्ष की राजनीति दोनों पर असर पड़ सकता है। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। एक विधायक सरकार की संख्या नहीं बदल सकता, लेकिन राजनीति की दिशा बदलने वाली बहस जरूर शुरू कर सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या ये एक सीट भविष्य में बड़े जनाधार की नींव बनेगी या फिर ये जीत सिर्फ एक उपचुनाव तक सीमित रह जाएगी। बदल गया पूरा सियासी चैप्टर। प्रशांत किशोर की सम्राट चौधरी को निशाना बनाने की रणनीति ने भी काम किया। उन्होंने कभी भी नितिन नवीन या किसी और वरिष्ठ नेता का अपने भाषणों में जिक्र नहीं किया। उन्होंने जो भी अटैक किया सम्राट चौधरी पर ही किया।
प्रशांत किशोर की जीत का असर सिर्फ सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं है। अब तक एनडीए के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरा तेजस्वी यादव माने जाते थे, लेकिन प्रशांत किशोर की जीत ने विपक्षी राजनीति में एक नया विकल्प खड़ा कर दिया है। अगर आने वाले वक्त में जनसुराज अपना जनाधार बढ़ाती है तो बिहार का पूरा सियासी समीकरण बदल जाएगा। बांकीपुर में मिली हार के बाद बीजेपी इसे सिर्फ अपनी हार के तौर पर नहीं देख रही। पार्टी का दावा है कि इस उपचुनाव में सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी को हुआ, जबकि जनसुराज को विपक्षी वोटों का फायदा मिला। एमएलसी का भी चुनाव बीजेपी हारी और एमएलए का भी चुनाव बीजेपी जो हारी है 150 दिन के अंदर। तो ये जो गुस्सा जो है जनता का, ये बीजेपी के नेताओं, उनकी सरकार, और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में 41.1% मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी को 63.25% और आरजेडी को 29.83% वोट मिले थे। बीजेपी का तर्क है कि उपचुनाव में उसके कोर वोट बैंक में अपेक्षाकृत कम सेंध लगी, जबकि विपक्षी वोटों का बड़ा हिस्सा जनसुराज की ओर खिसक गया। पार्टी इसे विपक्ष के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरण के तौर पर पेश कर रही है। अगर शहरी युवा, शिक्षित वर्ग, मुस्लिम मतदाता, यादव समुदाय का एक हिस्सा जनसुराज की ओर खिसकते हैं तो आरजेडी के पारंपरिक सामाजिक समीकरण पर असर पड़ सकता है। बांकीपुर की सामाजिक बनावट भी इस सीट को खास बनाती है। राजनीतिक दलों के जातीय आंकलनों के मुताबिक यहाँ कायस्थ, भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत जैसे स्वर्ण समुदायों की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, जिन्हें लंबे समय से बीजेपी का मजबूत समर्थन आधार माना जाता रहा है। इसके अलावा मुस्लिम, बनिया, कहार, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों की भी अच्छी खासी तादाद है। प्रशांत किशोर को मिली जीत के कई सियासी मायने हैं। पहला ये कि बिहार की राजनीति में अब जातीय समीकरण ही काफी नहीं है। दूसरा ये कि युवा मतदाता विकास, रोजगार और शिक्षा पर ज्यादा मुखर हो रहे हैं। और तीसरा ये कि वैकल्पिक राजनीति के लिए जगह बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी की हार को सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, बल्कि उसके पारंपरिक सामाजिक समीकरण में आई चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है। बांकीपुर के नतीजे ने बीजेपी और आरजेडी दोनों को अपने राजनीतिक गणित पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। बांकीपुर बाय इलेक्शन की सबसे अहम बात यह है कि ये चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों की लड़ाई नहीं रहा। रोजगार, शिक्षा, परीक्षा, पलायन और व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार का युवा वोटर अब नई सियासी परिभाषा लिख रहा है? क्या युवा मुद्दे और तीसरे विकल्प ने बदल दिया चुनाव का गणित? देखिए ये खास रिपोर्ट। जनती आंदोलन बना गेम चेंजर। बांकीपुर में जिस समय मतदान के लिए चुनाव प्रचार चल रहा था, उसी दौरान देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी। देश भर में हुए जनसी छात्र आंदोलनों, पेपर लीक, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों ने युवाओं में राजनीतिक चेतना बढ़ाई। इसकी गूंज बिहार में भी सुनाई दी। राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ और बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया। प्रशांत किशोर ने युवाओं के आक्रोश को राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश की, यानी जाति की राजनीति के साथ साथ पहली बार बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में करियर और अवसर भी बड़ा चुनावी मुद्दा बना। बिहार में छात्र संगठनों और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं ने विकास, शिक्षा और पारदर्शी शासन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी। भरत तिवारी हत्याकांड का असर। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान भोजपुर के भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना। 17 जून को भरत भूषण तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। भोजपुर पुलिस का कहना था कि कार्रवाई के दौरान आत्मरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए गोली चलाई गई, जिससे भरत तिवारी के पैर में गोली लगी थी। वहीं परिजनों ने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए पूरे घटनाक्रम को साजिश बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। इस मामले में न्यायिक जांच की घोषणा भी हुई, लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया।
भरत तिवारी के परिजनों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात कर न्याय की मांग की थी। कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई को लेकर उठे सवालों ने चुनावी माहौल में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया। हमारा मांग बा फांसी होके के चाहिए। का है कि निर्दोष आदमी के जान गइल बा, समाज सेवा के चलते जान गइल बा। हमारा चाहिए जेकर हाथ बा में जे मरवले बा ओकरा फांसी चाहिए। एसटीएम के बारे में भी कुछ बोलना। एसटीएम के बारे में बोलना। एसटीएम आदेश देले बा। बांकीपुर उपचुनाव ने एनडीए के भीतर तालमेल को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पद में बदलाव के बाद गठबंधन की राजनीति में जेडीयू की भूमिका पहले जैसी नहीं रही। चुनाव प्रचार के दौरान जेडीयू की काफी एक्टिव भूमिका नहीं रही, जबकि चुनावी लड़ाई का पूरा भार बीजेपी के कंधों पर नजर आया। कम मतदान प्रतिशत भी बीजेपी के लिए चुनौती बन गया। क्या बन रहा तीसरा विकल्प? हाल के वर्षों तक प्रशांत किशोर की पहचान एक सफल चुनावी रणनीतिकार के तौर पर रही है। देश के कई राज्यों में चुनावी रणनीति तैयार कर राजनीतिक दलों को जीत दिलाने वाले पीके अब तक पर्दे के पीछे की भूमिका में रहे, लेकिन अब उन्होंने खुद राजनीति में कदम रखा। उनके लिए ये कांटों भरा रास्ता साबित हुआ और वो बिहार विधानसभा चुनाव में कोई करामात नहीं दिखा पाए। पिछले विधानसभा चुनाव में जनसुराज पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी, लेकिन पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। इसके बाद विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते रहे कि जो रणनीतिकार दूसरों को चुनाव जिताता है वो खुद जनता का भरोसा क्यों नहीं जीत पाया। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव ने इस सवाल का नया जवाब दे दिया है। बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक मानी जाने वाली सीट पर जीत दर्ज कर प्रशांत किशोर ने न सिर्फ विधानसभा में अपनी एंट्री सुनिश्चित कर ली, बल्कि ये भी साबित करने की कोशिश की कि उनकी राजनीति अब सिर्फ चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं है। बांकीपुर का नतीजा सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, बल्कि बिहार की पारंपरिक राजनीति के लिए भी एक संकेत है। वर्षों से जातीय समीकरण चुनावी राजनीति की धुरी रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और सुशासन जैसे मुद्दों की चर्चा ज्यादा दिखाई दी। खासकर जेनजी यानी पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने यह मैसेज दिया कि अब सिर्फ जातीय पहचान नहीं, बल्कि भविष्य और अवसर भी वोट तय कर सकते हैं। बिहार की राजनीति लंबे वक्त से एनडीए और महागठबंधन के बीच घूमती रही है, लेकिन जनसुराज की इस जीत ने तीसरे राजनीतिक विकल्प की चर्चा को नई हवा दे दी है। अगर प्रशांत किशोर इसी तरह संगठन का विस्तार करते हैं और युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और त्रिकोणीय हो सकता है। बांकीपुर की ये जीत सिर्फ प्रशांत किशोर की जीत नहीं है, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का संकेत है। एक तरफ जनसुराज को नई पहचान मिली है, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के सामने अपनी राजनीतिक पकड़ साबित करने और तेजस्वी यादव के सामने विपक्ष की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखने की चुनौती बढ़ गई है। खासकर जेनजी यानी कि पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने यह संदेश दिया है कि अब सिर्फ जातीय पहचान नहीं, बल्कि भविष्य और अवसर भी वोट तय कर सकते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि बिहार की सिर्फ एक विधानसभा सीट आज पूरे राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गई है। एक नतीजे ने सियासी गलियारों में बहस छेड़ दी है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक मंथन शुरू हो गया है। आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।